हेलो दोस्तों, बीपीएससी मस्ती अकाडमी में आप सभी को स्वागतम। आज मैं लेकर आया हूँ पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख और उनके स्थान कहाँ कहाँ स्तंभ लेख हैं और कौन कौन से राजा संबंधित हैं और उसका स्थान कहाँ कहाँ है। इसको विस्तार से पढ़िएगा और इससे क्वेश्चन 100 में 90% पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन समझिए पूछ ही जाते हैं। आपको वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगर किसी प्रकार का आपका वीडियो मैं बनाता हूँ अगला नेक्स्ट वीडियो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मैसेज पहुँच जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। महरौली का लौह स्तंभ, महरौली जो स्तंभ है महरौली जो स्तंभ है लेख है, यह स्थल है महरौली जो पड़ता है दिल्ली में। महरौली पूछता है कि महरौली कहाँ पड़ता है, तो दिल्ली में पड़ता है। किससे संबंधित है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। समय है गुप्तकालीन समय का समय था। कौन सा कालीन? गुप्तकालीन समय। उसी समय महरौली लौह स्तंभ से ही चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। यह स्तंभ लेख मूलतः ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। कौन नदी के समीप? नदी पर ब्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित था। वर्तमान में यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहाँ? कुतुब मीनार के पास स्थित है। यह तत्कालीन धातु का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? धातु का एक उत्कृष्ट उदाहरण। याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों यानी दिग्विजय अभियान उसके सिंधु द्वारा 7 युद्धों के बारे में जानकारी मिलता है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 युद्धों के बारे में जानकारी मिलता है। किससे? महरौली के लौह स्तंभ अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के 7 युद्धों के बारे में जानकारी मिलता है। बाल्टिक पर भी विजय चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस पर विजय किया था? बाल्टिक पर भी विजय किया था। उसके बारे में भी इसका जानकारी मिलता है। आगे दूसरा नंबर है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। यह प्रयाग इलाहाबाद में स्थित है। अभी पहले इलाहाबाद था लेकिन वर्तमान में योगी सरकार ने इसको प्रयाग कर दिया। ये संबंध रखता समुद्रगुप्त से। किससे संबंध था? समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति के। लेकिन था कौन, किसके समय में था? ये गुप्तकालीन थे, यानी गुप्त के समय में था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय के योगदान किया गया। माने समुद्रगुप्त के विजय के बारे में चर्चा किया गया। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में, जो इलाहाबाद में है ना। समुद्रगुप्त जो विजय किया था उसका इसका चर्च किया गया। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हम बताए थे कि हरिसेन ने इसका काव्य शैली का विवरण दिया, काव्य लिखा है। आगे आते बौद्ध स्तंभ लेख जो भरहुत स्थल से संबंधित है। किस स्थल से संबंधित है? भरहुत स्थल से संबंधित है। लेकिन राजा वासुदेव था। कौन था? राजा वासुदेव था, जो शुंग काल से संबंधित है। कौन काल? शुंग काल। इस अभिलेख से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। कौन वंश का जानकारी मिलता है? शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलता है। कौन? बौद्ध स्तंभ लेख से। पूछता क्वेश्चन, भरहुत किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से शासक थे? तो राजा वासुदेव थे। और किस वंश का जानकारी मिलता था? शुंग वंश का जानकारी मिलता है। आगे आते हैं दोस्तों, मथुरा स्तंभ लेख 4 नंबर में। यह मथुरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस राजा से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय का गुप्तकालीन। कौन? गुप्तकालीन। यह प्रथम गुप्त अभिलेख जिसे गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित किया है। गुप्त संवत का प्रथम वर्ष पर ही मथुरा अभिलेख स्तंभ लेख से पता चलता है। वैष्णवी धर्म के गुप्त सम्राट के धर्मों सहिष्णुता पर प्रकाश डाला है। यानी वैष्णव धर्म पर सबसे ज्यादा प्रकाश इस पर डाला गया है। तब महेश्वर समुदाय के उदित नारायण का वर्णन है। किसका? महेश्वर समुदाय के उदित चार्य का वर्णन है। आगे आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा गरुड़ स्तंभ लेख किससे प्राप्त हुआ? हेलियोडोरस स्तंभ से।
कहाँ से? हेलियोडोरस में। यह बेसनगर स्थित है विदिशा। बेसनगर स्थित कहाँ? विदिशा में। कहाँ? बेसनगर विदिशा में। इसका भामभद्र शासक थे। कौन सा? भामभद्र शासक था। इसमें नैतिक शिक्षा के आत्म संयम का, नैतिक स्वर्ग और नरक का इसमें वर्णन किया गया है ना। नैतिक शिक्षा का इसमें वर्णन किया गया गरुड़ अष्टम अभिलेख से, जो बेसनगर पड़ता है, विदिशा एक जगह पड़ता है। अगला है एरन स्तंभ लेख। एरन पड़ता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ये समुद्रगुप्त संबंधित है। कौन सा? समुद्रगुप्त से संबंधित है और गुप्तकालीन था। कौन सा? गुप्तकालीन था। यह स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों को जानकारी देता है। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत के बारे में जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख से। एरन अभिलेख से जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन शासक कौन था? बुधगुप्त था। कौन था? बुधगुप्त था। सॉरी दोस्तों, समुद्रगुप्त नहीं, बुधगुप्त था। एक गुप्तकालीन था। हाँ नहीं, ठीक है, सॉरी दोस्तों, नहीं, बुधगुप्त। छठा में एरन स्तंभ लेख था दोस्तों। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। लेकिन सातवां में भी एरन स्तंभ लेख है, ये भी पड़ता है मध्य प्रदेश में, लेकिन शासक था बुधगुप्त। ये भी गुप्तकालीन था। वो भी मैंने समुद्रगुप्त को व्यक्तिगत के बारे में चर्चा था एरन अभिलेख से, लेकिन इसका अभिलेख से भगवान विष्णु का प्रमाण मिलता है। चतुर्भुजी भगवान विष्णु का प्रमाण मिलता है। कौन सा? भगवान विष्णु का प्रमाण मिलता है। अभिलेखीय प्रमाण भगवान विष्णु महिला में महाराज मातृ विष्णु एवं धान विष्णु द्वारा ध्वज का भी प्रमाण मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु चतुर्भुज में समाहित हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाले अभिलेख किससे? एरन स्तंभ लेख से। एरन अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किससे संबंधित है? तो बुधगुप्त और है। लेकिन समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त को व्यक्तिगत जानकारी मिलता है, लेकिन एरन अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है, लेकिन गुप्तकालीन है, लेकिन भगवान विष्णु के बारे में इसका जानकारी मिलता है। आगे आते हैं तो स्तंभ दोस्तों, भीतरी स्तंभ लेख। कौन सा? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, यह भीतरी जो पड़ता है गाजीपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में। भीतरी कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में, जो स्कंदगुप्त से संबंधित है। कौन से? स्कंदगुप्त से संबंधित है और ये गुप्तकालीन है। याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख भीतरी कहाँ पड़ता है? गाजीपुर में। किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। कौन सा काल में? तो गुप्त काल में। यह लेख हुनों के आक्रमण का वर्णन करता है। हुनों को आक्रमण का वर्णन करता है। यह स्तंभ लेख हुनों को आक्रमण का वर्णन करता है एवं स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति का स्थापना को उल्लेख करता है। यानी स्कंदगुप्त जो शासक था, विष्णु का मूर्ति का भी स्थापित किया था। याद रखिएगा, विष्णु का मूर्ति का भी स्थापित किया था। भिलसर स्तंभ लेख, यह भिलसर पड़ता है एट्टा में। कहाँ पड़ता है? एट्टा। एट्टा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। जो कुमारगुप्त प्रथम गुप्तकालीन शासक था। कौन था? गुप्तकालीन था। भिलसर स्तंभ लेख है जो भिलसर एट्टा में पड़ता है। कुमारगुप्त प्रथम था जो गुप्तकालीन शासक था। कुमारगुप्त प्रथम के लेख से सम्राट वंशावली का विवरण मिलता है। मैंने कुमारगुप्त प्रथम का सम्राट के वंशावली का वर्णन मिलता है भिलसर स्तंभ लेख। या भिलसर पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। इस स्तंभ लेख में कार्तिकेय मंदिर, कौन सा मंदिर आता है? कार्तिकेय मंदिर का भी वर्णन मिलता है। आगे आते हैं दोस्तों, एरन स्तंभ लेख, यह भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। पढ़ चुके थे। एक बुद्ध से संबंधित था, एक बुधगुप्त से संबंधित था। एक बुधगुप्त से संबंधित था, एक समुद्रगुप्त से संबंधित था। समुद्रगुप्त को व्यक्तिगत जानकारी मिलता था, लेकिन बुधगुप्त में भगवान विष्णु का जानकारी मिलता था। लेकिन यह देखते हैं एरन स्तंभ लेख से मध्य प्रदेश में स्थित है, जो भानुगुप्त संबंधित है। किसे?
भानुगुप्त, लेकिन किसके काल में? गुप्तकालीन में। कौन सा? गुप्तकालीन में। एक पराक्रम राजा गोप राजा था जो रणभूमि में वीर गति होते हुए प्राप्त किया मर गया था। रणभूमि में वीर गति होते हुए मर गया था गोप राजा। कौन? गोप राजा। उसकी पत्नी के चिता पर सत्य होने का प्रमाण मिला। उसके पत्नी के चिता पर सत्य होने का प्रमाण मिला है। एरन स्तंभलेख जो भानुगुप्त से संबंधित है। कहाँ पड़ता है एरन अभिलेख? मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुप्तकालीन है। अगला आते हैं 12 नंबर दोस्तों, महरौली लौह स्तंभ। महरौली कहाँ पड़ता है? बताए थे शुरुआत में, दिल्ली में, जो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है। यह स्तंभलेख दक्षिण में यादवों के इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण, यानी दक्षिण भारत में इतिहास के महत्वपूर्ण को दोहराता है। मयूर शर्मन के पल्लव से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। किसका? मयूर शर्मन के पल्लव से संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, कौन कौन सा सिक्का चला है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सिक्कों के अध्ययन के मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमोमेटिक्स कहा जाता है। न्यूमोमेटिक्स कहा जाता है। मुद्राओं को बनावट और उनका प्रयोग धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। यानी धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक उसके बनावट पर भी प्रकाश डाला गया है। याद रखिएगा दोस्तों, सिक्के का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो न्यूमोमेटिक्स यही पूछता है क्वेश्चन में। न्यूमोमेटिक्स कहते हैं धातु की मात्रा और बनावट के आधार पर इसका अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में मोहरे धातुएं बनाई जाती थी। मैंने प्राचीन काल में सिक्के का क्या बनाया जाता था? मोहर धातु। जिन सिक्कों की मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, जिन सिक्के की मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान था। क्या था? केवल आकृतियां विद्यमान था, जिसे पंचमर्क या आहत कहते हैं। पंचमर्क या आहत सिक्का कहते हैं। कौन सा? पंचमार्क आहत। याद रखिएगा, सिक्कों का अध्ययन न्यूमोमेटिक्स या है ना, ये याद रखिएगा, न्यूमोमेटिक्स कहते हैं। इसके बनावट और मैंने रख रखाव पर कहने का मतलब है कि घटनाओं पर प्रकाश डालता है, उसी के आधार से इसको अध्ययन किया। लेकिन प्राचीन सिक्का है, उस पर कुछ लिखा नहीं रहता था, उसमें मैंने वस्तु का चित्रांकन किया रहता था, आकृतियां विद्यमान रहता था। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही मुद्रा या सिक्का प्रचलन के अवशेष मिले। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही, किस काल से? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से ही सिक्का का प्रचलन या अवशेष मिला है। इस पाकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। पाकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। पाकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। याद रखिएगा दोस्तों, पाकी हुई मिट्टी का क्या था? टेराकोटा, जिसको सेलखरी का बना हुआ सिक्का का अवशेष मिला। सेलखरी का बना हुआ सिक्का का भी अवशेष मिला है। वैदिक काल में निष्क की चर्चा मिला है। वैदिक काल में निष्क किस काल में? वैदिक काल में निष्क का भी चर्चा मिला है। लेकिन कुछ विद्वान कहते थे कि यह एक प्रकार का सिक्का है, लेकिन कुछ विद्वान कहते थे एक प्रकार का आभूषण है ना। कुछ विद्वान क्या कहते थे? एक प्रकार का आभूषण है, और कुछ विद्वान कहते थे एक प्रकार का क्या है? सिक्का है ना। महाजनपद काल में पहली बार बिना लेख लिखा हुआ सिक्का मिला, जिससे आहत सिक्का का प्रमाण मिला। किस काल में? महाजनपद काल में। महाजनपद काल में एक लिखा हुआ सिक्का मिला है, जिससे आहत सिक्का कहता है। इसे पंचमार्क का सिक्का भी कहा जाता है। किस कहा जाता है? पंचमार्क का सिक्का भी कहा जाता है। पंचमार्क का सिक्का भी कहा जाता है। इस सिक्के के बारे में कहा जाता है कि चांदी एवं तांबे का बना होता था, जिसे सर्वाधिक मात्रा में